हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं। एंड आज के वीडियो का एजेंडा क्या रहने वाला है, देखो आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग डेसिमल को किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। बिकॉज हम लोगों को पता है दैट हमारे पास जो नंबर की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था, वहां पर जो रियल नंबर है उसको हम लोग रेशनल एंड इरेशनल में जो है वो डिवाइड करते हैं। एंड जो रेशनल नंबर है वो फर्दर हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन में। ओके, एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड मैंने आपको बताया था दैट हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है ना, उसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास बेसिकली, मैं ये रेशनल नंबर के जो डेसिमल है उसकी बात बता रहा हूँ, इरेशनल नंबर के डेसिमल को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। तो जो रेशनल नंबर के फ्रैक्शंस वाला पार्ट होता है वो दो तरीके से दो पार्ट में जा सकता है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग जा सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, या फिर हमारे पास जो है वो डेसिमल फॉर्मेट में नॉन टर्मिनेटिंग एक टर्मिनेटिंग हो सकता है। ठीक है, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा डेसिमल के बाद, या तो वो टर्मिनेट नहीं करके रिपीट होता रहेगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है वो एक इरेशनल नंबर है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, पाई हो गया, गोल्डन रेशियो हो गया, यूलर नंबर हो गया, इस तरीके से जो नंबर, या फिर अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, ये सब नंबर इरेशनल में चले जाते हैं। तो अगर हम लोगों के पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग केस का हो, तो उसको हम लोग किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में, आई होप आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल में डिस्कस किया होगा, मतलब हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, आपने समझा होगा सब चीज़ों को। तो हम लोग उन प्रॉपर्टीज को किस तरीके से क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोगों को पता है दैट इवन जो है उसकी पावर इवन होती है, या फिर ऑड हो, कुछ भी हो, जो आंसर है वो इवन आएगा। ये बेसिकली क्वेश्चन में कैसे यूज होगा ये तो चलो हम लोगों ने समझ लिया, इवन टू द पावर इवन या ऑड इज इक्वल टू इवन, बट क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये हम लोग जो है वो आज की वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा और भी जो प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन में हम लोग यूज कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो टॉपिक करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, जहां पर आपको पता ही है दैट फैक्टर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। जैसे अगर मैं फोर की बात करूं तो इसके फैक्टर्स हो जाते हैं 1, 2 एंड 4। मतलब 4 जो है वो सिंपल वर्ड्स में 1, 2 एंड 4 के टेबल में आता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना हो, फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 6, 1, 8 ये दिया हुआ है नंबर हम लोगों को। अब मुझे बोला गया दैट इसके फैक्टर्स का जो है वो सम बताओ, तो ऑब्वियस चीज है, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड ईच एंड एवरी फैक्टर एंड उसके बाद मैं उसको ऐड करूं। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या हमारे पास फॉर्मूला होते हैं, क्या क्या ट्रिक्स होते हैं, वो हम लोग जो है वो इस वीडियो में आगे चल करके सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। ये वीडियो अगेन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये आपके नंबर सिस्टम के बेस को बिल्डअप करेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहला हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो डेसिमल टू फ्रैक्शन को हम लोग किस तरीके से करते हैं वो हम लोग सीख लें। देखो, यहाँ पर मैं आपको दो मेथड जो है वो बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पर बेसिकली दो मेथड जो है वो सीखने वाले हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होने वाला है जो आपने आई थिंक एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, एंड उसको ट्रिक से कैसे हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को पता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ 10/3। वी ऑल नो दैट जब भी हम लोग 10/3 को डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 3.3333। इस तरीके से ये जो है वो रिपीट होने लग जाता है, एंड ये कभी भी जा करके कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। बहुत सारे कैलकुलेटर में आपको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ मिल जाएगा, बट जनरली ये कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल 10/3 अगर हम लोगों को गिवन है, 3.33 अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तब तो मैं बहुत ही इजीली डिवाइड करके जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट अगर मुझे 3.33 गिवन है एंड 10.3 मुझे फाइंड आउट करना है दैट कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसको डिवाइड करके ये नंबर आ रहा है, तो ये जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है। इसको सॉल्व करने का ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है भाई, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 3.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को जो है कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस इक्वेशन को, सो दैट हमारा जो ये डेसिमल के बाद जो नंबर है ना वो इक्वल हो जाए। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लूंगा तब आपको बेटर वे में समझ में आएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 10, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लेता हूं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, 10x इज इक्वल्स टू 33.3333 एंड सो ऑन।
ठीक है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन अज्यूम कर लेता हूँ। अब मैं सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करूंगा तो 10x में से x गया तो दिस विल बिकम 9x इज इक्वल्स टू, डेसिमल के पहले 33 है, यहाँ पे डेसिमल के पहले 3 है तो 33 माइनस 3 हो गया आपका 30 पॉइंट। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ पर जितने 3 हैं एंड यहाँ पर जितने 3 है वो सब जो है वो आपस में कैंसिल होकर के 0 हो जाएंगे, तो 30.0 यानी कि 13 समझ लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई हमारी 30/9, या फिर आप जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 10/3, सेम जितना हम लोगों को यहाँ पर गिवन था। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है। बट ट्रेडिशनल अप्रोच को मैं एक और एग्जांपल लेकर के समझाना चाहूंगा, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो कंफ्यूजन रहती है दैट यहाँ पर 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, या फिर हम लोग क्या इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। देखो इस केस में तो आप कर सकते थे बट बेकार का कैलकुलेशन इंक्रीज होने लगेगा। अब मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ एग्जाम्पल, हम लोगों को पता नहीं है फ्रैक्शन वाला पार्ट, वीडियो पॉज करके जरूर इसको ट्राई करना। फॉर एग्जाम्पल 0.23464646 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा है भाई, यहाँ पे 4 6 रिपीट हो रहा है, 2 3 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या करूंगा, जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है ना उसको मैं डेसिमल के बाहर लेकर के आने की सबसे पहले कोशिश करूंगा। जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, कौन सा पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, 2 3 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 3 को बाहर लेकर के आने के लिए, डेसिमल के बाहर लेकर के आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं ये हमारे x की वैल्यू है, तो 100x इज इक्वल्स टू 23.464646 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं, बिकॉज यहां पर देखो डेसिमल के बाद 464646 है एंड यहां पर डेसिमल के बाद 23464646 है, तो डेसिमल के बाद वाले सारी चीजें कैंसिल नहीं होंगी। जैसा हमारे ऊपर मैंने जो ग्रीन कलर से मेंशन किया है, इस वाले केस में डेसिमल के बाद के सारे आइटम्स जो है वो नंबर्स जो है वो कैंसिल हो रहे थे, इस केस में नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, अगेन से इसको जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये जो 146 है वो भी मेरा जो है वो बाहर आ जाए एंड मैं एक और इक्वेशन फॉर्म करके सब्ट्रैक्ट कर पाऊं। तो अगेन इसको भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 10,000x इज इक्वल टू 2346.4646। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास ये अगर इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, तो अब अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखते हो तो डेसिमल के बाद के सारे नंबर्स मेरे सेम हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9900x इज इक्वल्स टू 2323, बिकॉज 2346 में से जब आप 23 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2323 आएगा एंड डेसिमल के बाद की सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 2323 डिवाइडेड बाय 9900। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखो, तो अगर आप इस जो हमारा फ्रैक्शन आया है इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखोगे तो ऑब्वियसली आपको जो है वो रिजल्ट जो है वो 0.23464646 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है ट्रेडिशनल वे, किस तरीके से आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद की अगर मैं बात करूं, हम लोगों को ये ट्रेडिशनल अप्रोच एग्जामिनेशंस में यूज़ नहीं करना है, बिकॉज ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। हम लोगों को जो मेथड यूज़ करना है उसके लिए आप सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। देखो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, सबसे पहला पॉइंट लिखो आप, ये स्टेप्स हैं तो आप स्टेप 1 लिखो। स्टेप 1 इज राइट ऑल नंबर्स, ऑल डिजिट्स कह लो, ठीक है, विदाउट डेसिमल। राइट ऑल डिजिट्स विदाउट डेसिमल। मैं इसका एग्जांपल लूंगा, काफी सारे एग्जांपल लूंगा मैं, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। स्टेप 2 है आपका सब्ट्रैक्ट द नंबर, सब्ट्रैक्ट द नॉन रिपीटिंग नंबर कर लो यहां पर, नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, स्टेप 3 आपका हो जाएगा जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना उतने नंबर ऑफ 9 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ठीक है, डिनोमिनेटर में लिख दो आप, यहां पर मेंशन कर दो, पुट 9 इन डिनोमिनेटर, एंड आपको या आप अपने लैंग्वेज में भी लाइक अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। एंड हम लोगों को कितने 9 लिखने हैं, जितने नंबर ऑफ
डिजिट्स हैविंग बार। बार का क्या मतलब हो गया, जो डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे। डोंट वरी, अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे तो मैं आपको सारे स्टेप से जो है वो बताऊंगा किस तरीके से ये स्टेप जो है वो आप अप्लाई कर रहे हो। एंड एड 0 आफ्टर 9 इफ एनी नंबर आफ्टर डेसिमल हैज नो बार। ठीक है, इफ एनी नंबर आफ्टर डेसिमल हैज नो बार, या फिर इस फोर्थ स्टेप को आप ऐसे लिख सकते हो दैट डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स में बार नहीं लगा है उतने आपको नंबर ऑफ जीरो लिखने होते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते तब ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है, लेट्स से 0.8 पे बार, मतलब बार का क्या मतलब होता है, दैट 8 जो है वो बार 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 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 0.888888 इस तरीके से। ठीक है, इसको आप 8/10 मत कर देना भाई, इसको जल्दबाजी में 8/10 मत लिख देना, बिकॉज 8/10 जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 0.8 पे आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोगों को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.125 है, इसको मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बहुत ईजी है, 125 लिख दो, नीचे डेसिमल की जगह 1 एंड 3 जीरो, इसको आप जो है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ना उनको हम लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ऐसी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत ही बच्चों वाला काम है। अब 0.8 पे बार है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टेप्स क्या बताए थे, राइट ऑल द डिजिट्स विदाउट डेसिमल, तो डेसिमल हटा करके सब चीज लिख दो, 8 लिख दिया मैंने, डन। सब्ट्रैक्ट द नॉन रिपीटिंग नंबर, कौन सा नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, जीरो ही बचा हुआ ना भाई, तो जीरो रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो 8 माइनस जीरो, तो ऑब्वियसली ये 8 ही हो गया, डिवाइडेड बाय। ठीक है, पुट 9 इन डिनोमिनेटर, कितने 9, नंबर ऑफ डिजिट्स हैविंग बार, कितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है, केवल और केवल एक ही डिजिट पे बार लगा है 8 पे, तो एक 9 लिखो। एड 0 आफ्टर 9 इफ एनी नंबर आफ्टर डेसिमल हैज नो बार, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स पे बार नहीं लगा है, एक भी ऐसा नंबर नहीं है, तो यहां पर एक भी जीरो नहीं लिखना है, तो आंसर कितना हो गया भाई, 8/9। जब आप 8/9 को डिवाइड करोगे तो 0.8888 आता रहेगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2.53। पहला स्टेप क्या है, 2.53 पे बार। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, सारे के सारे डिजिट्स को आपको बिना डेसिमल के लिखना है, तो मैं 253 को एज इट इज लिख देता हूं। सेकेंड स्टेप क्या है कि वो नंबर आप माइनस करोगे जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, माइनस कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है भाई, 2 रिपीट नहीं हो रहा है ना, 5353 तो रिपीट हो रहा है, तो 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 को आप यहां पर लिखोगे, डिवाइडेड बाय। थर्ड स्टेप इज कि 9 आपको डिनोमिनेटर में रखना है, कितने 9 रखना है, जितने डिजिट्स पे बार आ रहा है, तो यहां पर कितने पे बार आ रहा है भाई, एक तो 5 पे बार आ रहा है, एक 3 पे बार आ रहा है, मतलब 2 डिजिट्स पे बार आ रहा है, तो 2 बार आप 9 लिख दोगे। एंड फाइनल स्टेप क्या है, एड 0 आफ्टर 9 इफ एनी नंबर आफ्टर डेसिमल हैज नो बार, तो डेसिमल के बाद क्या कोई ऐसा नंबर है जिसपे बार नहीं आ रहा है, नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो मैं एक भी जीरो नहीं लगाऊंगा। तो मेरा इसका फ्रैक्शन क्या बन गया भाई, 251 डिवाइडेड बाय 99। आप कैलकुलेटर पिक करो, 251 डिवाइडेड बाय 99 करोगे तो आपका आंसर जो है वो 2.53535353 इस तरीके से आता रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 3.14 पे बार, ये पाई नहीं है ऑब्वियसली, इसको 22/7 मत लिख देना। ठीक है, 142857 होता है, वहां पर 142857 के ऊपर बार होता है, दिस इज 3.14 पे बार, मतलब इसको आप ये कह सकते हो दैट दिस इज नथिंग बट 3.144444, जो रिपीटिंग वाला पार्ट है वो 4 है। ट्रेडिशनल मेथड से भी जा सकते हो बट टाइम टेकिंग है। क्या क्या स्टेप्स थे, सारे डिजिट्स आप बिना बार के लिखो, 314 एज इट इज लिखो। सब्ट्रैक्ट करोगे क्या, जितने नंबर पे बार नहीं है, तो किस किस पे बार नहीं है भाई, 3 पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, टुगेदर दे आर 31, तो 31 पे बार नहीं है, तो 31 यहां पर सब्ट्रैक्ट करोगे। डिवाइड करोगे कितने 9 से, जो नंबर जितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे ना उतने 9 लिखो। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 4 ही केवल रिपीट हो रहा है ना, तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो केवल एक ही बार 9 लिखो। ठीक है, एंड डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो एक लौता नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक 1 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो एक ही आप जीरो लिखोगे, बस बहुत ही सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद इजीली आप इसको कर सकते हो। आंसर आ जाएगा 283 डिवाइडेड बाय 90। इसको जब आप फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 3.14444 आने लगेगा। एक हम लोग लास्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बिकॉज इसमें चारों स्टेप जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली कवर हो जाएंगे। 6.287 पे बारे में ऐसे रैंडम सा नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, हमारे स्टेप्स देखो, सबसे पहले आपको सब चीज़ों को बिना बार के लिख लेना है, तो 6287।
चलो लिख लिया। सब्ट्रैक्ट कर दोगे उस नंबर को जिस पे बार है ही नहीं, तो 628 628 पर बार नहीं है, तो 628 आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे 628। डिवाइड करोगे उतने 9 से जितना नंबर रिपीट हो रहा होगा, तो केवल और केवल यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है जो कि है 7, तो एक ही बार आप जो है वो 9 लिखोगे। एंड उतने जीरो लिखोगे जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक तो 2 रिपीट नहीं हो रहा, एक 8 रिपीट नहीं हो रहा, तो 2 डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो आपको 2 बार यहाँ पर जीरो लिखना है। तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 5659 डिवाइडेड बाय 900। ठीक है, आप अपना कैलकुलेटर पिक करो एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 6.28777777 इस तरीके से जो है वो इसका डेसिमल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा बेसिकली कन्वर्जन था, किस तरीके से आप डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो P/Q फॉर्मेट में। एंड मैंने आपको ट्रेडिशनल वे भी बताया है एंड ट्रिक भी जो है वो बताई है। कौन सा मैं रिकमेंड करूंगा, मैं ये ट्रिक रिकमेंड करूंगा। ऑल्दो ये 4 स्टेप जो है वो इनिशियली अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको लग सकता है दैट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ट्रस्ट मी, इन चारों को जो है मैंने आपको 4 एग्जांपल्स लेकर के दिखाए हैं। इन 4 एग्जांपल्स को आप एक बार और खुद से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप इन चीज़ों को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। चलो अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। कौन से क्वेश्चन, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस देखे थे, मैं P/Q वाला क्वेश्चन फिर से इंक्लूड नहीं करूंगा बिकॉज इसकी क्लैरिटी आपको आ चुकी होगी अब तक। अब पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, आई होप आपने उसको जो है वो अच्छे से रिवाइज किया होगा एंड अब आप क्वेश्चंस को बिना मेरी हेल्प के सॉल्व कर पाओगे। तो चलो हम लोग एक एक करके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही पहला सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 337 एक प्राइम नंबर है, बट फिर भी बाकियों को चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग 119 की बात करें, अगेन मैं आपको याद दिला दूं, 6 के +-1 वाला जो फॉर्मूला है उसको आप यूज़ मत करो प्राइम नंबर चेक करने के लिए, बिकॉज उसका रिवर्स ट्रू नहीं होता है। अगर कोई नंबर 6 के +-1 को फॉलो कर रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा लीड नहीं मिलेगी, ऐसा कोई लाइक यूज़ नहीं मिलेगा आपका बेवजह। तीनों ऑप्शंस में अप्लाई, मतलब चारों ऑप्शंस में 6 के +-1 यूज़ करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बेटर ये है आप 119 को देखो। अगर मैं 119 के रूट की बात करूं, 119 है ये, ठीक है, तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है आपको पता है दैट 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मान लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या देखना था, दैट 10 से नीचे मैं सारे प्राइम नंबर्स को मेंशन कर दूं, तो 2 3 5 7। ठीक है, 11 तो 10 से बड़ा है, मेंशन कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट रहने देते हैं। तो इस 119 को पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा, नहीं जा रहा है। 3 से डिवाइड करूंगा, 9 + 1 10 + 1 11, 11 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ये 3 से भी नहीं जा रहा है। 5 से भी नहीं जा रहा है बिकॉज लास्ट में 0 या 5 नहीं है। 7 से बट ये चला जाएगा, 7 1 = 7 एंड 7 7 7 = 49। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। 7 जो है वो डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, मतलब 7 जो है वो 190 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर 51 की बात करूँ तो 5 + 1 6, ये 3 के टेबल में आता है, मुझे इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। 220 लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 में भी चला जाएगा, 1 में तो जाता ही जाता है, 5 में भी चला जाएगा, 11 में भी चला जाएगा। इस तरीके से 220 को भी मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 337 मेरा प्राइम नंबर है। अगर आपको चेक भी करना होता तो √337 जो है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 18 से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, तो 18 पॉइंट में ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ 18। इसके नीचे के आप सारे प्राइम नंबर्स देख लो, दैट इज 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, एंड 337 को इन सभी प्राइम नंबर से एक एक करके डिवाइड करने की कोशिश करोगे। 2 से तो नहीं जाएगा बिकॉज लास्ट में 7 है। 7 + 3 + 3 = 13, नहीं जाएगा। 5 से नहीं जाएगा बिकॉज लास्ट में 0 या 5 नहीं है। इसी तरीके से आप 11 13 17 को भी जो है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा दैट कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If a + 2 and a + 4 are prime numbers, then find the possible number of solutions of a। तो देखो इन टाइप के क्वेश्चन में ना आप अज्यूम कर लो। ठीक है, स्टार्टिंग के मैं प्राइम नंबर जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, 2 3 5 7 11 13 17। इस तरीके से जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं बेसिकली उनको मैं जो है वो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 समथिंग समथिंग। ठीक है,
अब यहाँ पर मुझे ये देखना है दैट दो दो के गैप में मेरा जो है वो प्राइम नंबर आना चाहिए। मतलब फर्स्ट अगर ए है तो a+2 a+4 यानी दो दो का गैप। तो 2 से 3 जाने में केवल और केवल एक का गैप है, तो दिस वोंट बी अ पॉसिबल सोल्यूशन। 3+5 एंड 7 यानी कि ये मेरा एक पॉसिबल सोल्यूशन बन रहा है। 3 ए अगर 3 है तो a+2 जो है वो 5 हो रहा है, a+4 जो है वो 7 हो रहा है, तो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है। उसके अलावा 5+2 7, 7+2 9 होता है, बट यहाँ पर तो 11 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 7+11 7 के बाद 4 का गैप है, फिर यहाँ पर 2 का गैप है, फिर यहाँ पर 4 का गैप है। तो इस तरीके से जो है वो अब इसके बाद जो प्राइम नंबर्स आने लगेंगे ना, उनके बीच में जो ये पैटर्न है वो कभी भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास केवल और केवल पॉसिबल नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है वो केवल और केवल 1 होता है। मतलब एक ही आपको ऐसा पेयर मिल जाए, एक ही ऐसा पेयर मिलेगा जहां पर जो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर वो दो दो के गैप में है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बस ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड था ये, बस और कुछ भी नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में मुझे बोला गया है दैट इफ x एंड y आर प्राइम नंबर्स सच दैट x इज लेस देन y देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इन टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, अज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो x जो है वो y से छोटा है, तो x को मैं 2 अज्यूम कर लेता हूँ, y को 3 अज्यूम कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल है। या फिर एक मैं इवन ऑड का क्वेश्चन जा रहा है ना भाई ये, तो फिर मैं जो है वो एक ऐसा भी एक्सपेक्टेशन लाइक एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी रख लेता हूँ जहां पर x जो है वो एक ऑड नंबर है, y भी जो है वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, अब देखो x एंड y आर प्राइम नंबर सच दैट x इज स्मॉलर देन y, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। x इज इवन, क्या x इवन हो सकता है? यस, x मैंने अभी अभी तो एक एग्जांपल दिया ना भाई, x इवन हो सकता है। x प्लस वाई इज ऑड, 3+2 क्या होता है भाई? 5 होता है। यस, x प्लस वाई ऑड हो रहा है, ये तो चलो इवन हो रहा है, तो बट ऑड भी हो सकता है, हमेशा नहीं होगा बट यस पॉसिबिलिटी है। एक्स वाई इज इवन, 3 इंटू 2 जो है वो 6 होता है, 5 इंटू 3 15 होता है, तो यस x इंटू वाई जो है वो 6 हो सकता है अगर x की वैल्यू 2 हो तो ये भी पॉसिबल है। 2x प्लस वाई इज इवन, तो 2x कितना हो गया भाई? 4 प्लस 3 जो है वो 7 आ रहा है। 2x 3 टू 6 एंड 6 प्लस 5 इज 11। तो देखो दोनों ही केस में अगर x हमारा इवन है, y ऑड है, या फिर x ऑड है, y भी ऑड है, दोनों ही केस में हमारे पास जो आंसर है ना वो ऑड आ रहा है एंड ऑप्शन में मुझे बोला गया है इवन आना चाहिए। तो ये मेरा राइट ऑप्शन होगा दैट 2x प्लस वाई कभी भी एक इवन नंबर नहीं हो सकता है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हम लोगों को? ये चीज हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता चला दैट इवन मल्टीप्लाइड बाय ऑड, ओके, इवन प्लस ऑड जो है वो हमेशा एक ऑड नंबर होता है। ये हम लोगों को पता चल गया। अगर मैं इवन नंबर 2 रखता हूँ, ऑड 1 रखता हूँ या 3 रखता हूँ, हर केस में जो है वो 5 ही आएगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप देखो किस तरीके से यूज हो रहा है क्वेश्चन में। इवन प्लस ऑड जो है वो ऑड होगा, क्योंकि ये 2x है ना, तो ये तो हमेशा एक इवन नंबर होगा ना भाई। 2x, इतना आपको एग्जाम्पल लेने की भी जरूरत नहीं थी। ये 2x है, मतलब ये 2 का मल्टीपल है, और कोई भी चीज 2 का मल्टीपल होती है तो वो इवन नंबर ही होती है। तो ऑब्वियसली ये तो इवन हो गया। एंड y जो है वो आप ऑड भी ले सकते हो, इवन भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर ओके ये प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली चीज है y जो है, एंड x छोटा है, मतलब y जो है वो आप इवन प्राइम नहीं रख सकते हो। 2 से बड़ा प्राइम नंबर ही रखना पड़ेगा, और 2 से बड़े सारे प्राइम नंबर जो है वो ऑड की कैटेगरी में आते हैं। करेक्ट, तो इवन प्लस ऑड वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर ग्लिच है दैट y जो है वो एक ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में मुझे बोला गया है इफ ऑड नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर एडेड देन द रिजल्ट इज फाउंड टू बी इवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो ऑड नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है, या तो फिर मेरे जो प्राइम नंबर्स होंगे वो 3 रखे गए होंगे, या तो 5 रखे गए होंगे, या तो फिर 7 रखे गए होंगे। इस तरीके से मेरे को जो है वो अज्यूम करना है। तो मैं यहाँ पर एक बेसिक सा एजम्पशन ले लेता हूँ दैट अगर ऑड नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है ना, तो 3 प्राइम नंबर्स की क्या क्या मेरे पास पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक बेसिक सा 5 प्राइम नंबर्स रख सकता हूँ। इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, बट आपको चाहिए तो आप 7 तक जा सकते हो, बट मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज़ है, मैंने ऑड नंबर ऑफ प्राइम नंबर को ऐड किया है एंड रिजल्ट जो है वो इवन आ रहा है। 3 प्राइम नंबर्स में कौन कौन से रख सकता हूँ? 2 3 5। ठीक है, इनको मैं ऐड करूँगा तो 5 + 2 7 + 3 10, या फिर मैं रख सकता हूँ लेट्स से 3 5 7, इनको ऐड करूंगा तो 15 आएगा, या फिर मैं रख सकता हूँ 5 7 11, इनको मैं ऐड करूंगा तो 23 आएगा। यहाँ पर भी आपका ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड हमेशा एक ऑड नंबर होगा, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। मतलब इसके ऊपर के मैं कोई सा भी 3 प्राइम नंबर ले लूँ ना,
5 7 11 के ऊपर आंसर मेरा ऑड ही आएगा। बट मुझे रिजल्ट जो है वो इवन बोला गया है, मतलब इस वाले पेयर की बात हो रही है। एंड ऐसी केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी है जहां पर एक नंबर जो है वो इवन हो, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों को पता है इवन प्लस ऑड की बात हो रही है। ऑड प्लस ऑड हमेशा एक इवन नंबर होता है, तो ऑड प्लस ऑड जो है वो इवन हो जाएगा। एंड इवन प्लस इवन हमेशा एक इवन नंबर देता है, करेक्ट। तो ऑड प्लस ऑड जो है वो इवन आ गया, एंड इवन इवन को इवन के साथ ऐड करके इवन ही आता है। तो इसी वाले कंडीशन की बात हो रही है। अगर मैं 5 प्राइम नंबर्स ले लेता हूँ, तो स्टार्टिंग से ले लेता हूँ 2 3 5 7 11, इनका सम कितना आएगा भाई 28 आ रहा है, सिंपल सी चीज़ है। 3 5 7 11 13, इसका सम कितना आ रहा है भाई, इसका सम 39 आ रहा है। यहाँ पर भी देखो, अगर पांचों के पांचों मेरे ऑड नंबर है ना, तो मेरा जो आंसर है वो ऑड आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हो जाएंगे ना, तो हमेशा मेरा आंसर ऑड आएगा। अगर 4 ऑड नंबर्स होते हैं तो मेरा आंसर इवन आता, बट ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर से 5 ऑड नंबर है तो आंसर मेरा ऑड आएगा। मतलब इस केस की बात नहीं हो रही है, इस केस की बात हो रही है जहां पर 4 ऑड नंबर जो है उनका सम एक इवन नंबर होगा, पहले से एक इवन नंबर प्रेजेंट है, एंड इवन प्लस इवन जो है वो इवन होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, मुझे ऐसा केस जो है वो यहाँ पर शो किया जा रहा है। अब चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। द नंबर्स इंक्लूड एन इवन नंबर, यस यही मेरा एक राइट आंसर बनेगा। दैट अगर ऐसा केस बन रहा है ना, तो एक नंबर को तो इवन होना ही पड़ेगा, करेक्ट। द नंबर डू नॉट इंक्लूड एन इवन नंबर, नहीं पॉसिबल है। देयर आर इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स, देखो अब जैसे इवन नंबर ऑफ इवन नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स है ही नहीं हमारे पास। प्राइम नंबर, देखो क्वेश्चन में बोला गया है ना, प्राइम नंबर में केवल और केवल एक ही इवन नंबर होता है, दैट इज 2, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो गया, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो द नंबर इंक्लूड्स गारंटीड एन इवन नंबर, एक इवन नंबर तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if p and q are integers and p plus q p is odd, then which of the following must be odd। तो बहुत ही सिंपल है, मुझे बोला गया है p plus q plus p, ये जो है ना वो ऑड होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी है दैट p मेरा इवन है, q मेरा ऑड है। दूसरी पॉसिबिलिटी है q भी मेरा इवन है, p भी मेरा इवन है। तीसरी पॉसिबिलिटी है p मेरा ऑड है, Q भी मेरा ऑड है। चौथी पॉसिबिलिटी है P मेरा P मेरा ऑड है एंड Q जो है वो इवन है, ठीक है। ये मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप की जो है वो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब देखो इनको ऐड करूंगा अगर मैं, तो इवन प्लस ऑड प्लस इवन जो है वो क्या आता है भाई, वो हमेशा एक ऑड नंबर आता है। बिकॉज आप एक एग्जांपल ले सकते हो, 2 + 1 3 एंड 3 + 2 = 5, ऑड नंबर आएगा। सिमिलरली तीनों इवन हो गए तो ऑब्वियसली ये आएगा, तीनों ऑड हो गए तो एक ऑड नंबर आएगा, ठीक है। एंड 2 ऑड एंड एक इवन है तो ये हमेशा इवन आएगा, ठीक है। ये हमारा कुछ रिजल्ट्स आ गए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑड, कौन सा हमेशा ऑड होना चाहिए। देखो मेरे को जो आंसर है ना वो ऑड में आ रहा है, इसका ये मतलब है दैट जहाँ जहाँ पर मेरे आंसर्स इवन आ रहे हैं उनको मैं जो है वो रिमूव कर दूंगा। तो मेरे को या तो ये केस की बात हो रही होगी या तो फिर इस वाले केस की बात हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि मेरा आंसर जो है वो एक ऑड नंबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इन दोनों ही केसेस में अगर आप ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑड। पी, क्या पी को ऑड होने की जरूरत है, नहीं, एक बार इवन है एक बार ऑड है तब भी मेरा काम चल जा रहा है, तो ये मस्ट बी ऑड नहीं होगा। क्यू, यस क्यू जो है दोनों ही केस में क्यू को ऑड होना पड़ेगा तभी जाकर के मेरा आंसर ऑड आएगा। अगर क्यू इवन हो जाता है तो मेरा आंसर जो है वो इवन चला जाएगा, ऑड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस चीज़ है, क्यू ही है एक नंबर जो जिसको कि दोनों ही केस में ऑड रहना पड़ेगा। पी प्लस क्यू देखो ना भाई, पी प्लस क्यू, इवन प्लस ऑड क्या होता है भाई, इवन प्लस ऑड एक ऑड नंबर होता है, बट यहाँ पर पी प्लस क्यू अगर मेरा सेकंड केस लेता हूँ तो ऑड प्लस ऑड एक इवन नंबर हो जाता है। तो ऑब्वियस चीज़ है ये मस्ट बी ऑड नहीं होगा। एंड पी क्यू प्लस पी क्यू यानी कि इवन ऑड, यानी कि मैं ऐसे कर लेता हूँ इवन ऑड प्लस पी, ठीक है, 2 × 1 = 2 + 2 जो है वो 4, ठीक है। तो मस्ट बी ऑड के कैटेगरी में ये नहीं जा रहा है। देखो आंसर मेरा इवन आ गया, तो मेरा जो राइट आंसर है वो क्यू होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है वो कुछ एग्जांपल्स लेकर के अगर आप करोगे तो ज़्यादा इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलो ये वाला क्वेश्चन आप देखना, देखो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बिकॉज अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको सॉल्व करने का आगे कोई तरीका नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देखो कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं।
ईच डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर जी इज हाफ्ड। मुझे ये चीज़ पता है दैट जी इज अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं भाई? 2 डिजिट नंबर को हम लोग लिखते हैं 10x प्लस वाई की फॉर्मेट में, ठीक है। तो जी इज नथिंग बट 10x प्लस वाई। अब मुझे आगे बोला गया है दिस इज हाफ्ड, मतलब टू मेक अ न्यू 2 डिजिट नंबर एच। सिंपल सी चीज़ है। अब मैंने क्या किया है, 10x प्लस वाई को आधा कर दिया है, सो दैट मेरे पास एक न्यू 2 डिजिट नंबर बन गया है जो कि है 10x प्लस वाई बाय 2, जो कि है h। फाइंड द सम ऑफ g एंड h, मतलब अगर मैं g एंड h को ऐड करता हूं तो क्या मेरा जो है वो पॉसिबल सम आएगा। ये 100% ट्रू नहीं है, जस्ट एक पॉसिबल सम है ये, ठीक है। तो ये आ सकता है आपका फाइंड द पॉसिबल, लिख लेना यहाँ पर आप, अदरवाइज आपको लगेगा दैट यही 100% सही है। पॉसिबल सम क्या हो जाएगा भाई? g प्लस एच क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई प्लस हाफ ऑफ 10x प्लस वाई, ठीक है। अब मैं अगर इसमें से 10x प्लस वाई कॉमन ले लूँ तो बाहर मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई? 3/2 10x प्लस वाई। मैंने क्या किया? 10x प्लस वाई को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1 प्लस 1/2 इज 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो है वो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब मुझे बताना है दैट इनमें से कौन सा जो है वो सम पॉसिबल हो सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दैट जो भी मेरा सम होगा ना वो 3 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में जो भी 3 का मल्टीपल नहीं है उसको आप रिमूव कर दो। 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है? डिजिट्स को सम करना होता है, डिजिट्स को ऐड करोगे वो 3 के टेबल में जाता है तो पूरा नंबर 3 में जाता है। तो मैं देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन 3 में नहीं जा रहा है। तो 5 + 1 6 जा रहा है, पास्ड। 5 + 1 6 + 3 9, यस। 9 + 1 10 + 2 12, 9 + 1 10, 10 + 1 11। तो ये जो है ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, बिकॉज हमारा जो 119 है ना वो 3 का मल्टीपल ही नहीं है, ठीक है। तो g प्लस एच हमेशा 3 का ही मल्टीपल होगा। अब इसके बाद आपको ये चीज़ देखना है, अब और भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए आप ये देख सकते हो दैट 10x प्लस वाई जो है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई? मैक्सिमम वैल्यू किसी भी 2 डिजिट नंबर की कितनी होती है? 99। बट हमारे केस में 99 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि नीचे 2 बैठा हुआ है एंड जो आंसर है ना वो डेसिमल में नहीं आ रहा है, ऑप्शन जो है वो डेसिमल में नहीं है। सिंपल सा चीज़ मतलब मेरा ये बन जाता है दैट जो भी मेरा 10x प्लस वाई की वैल्यू होगी ना वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, करेक्ट। तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होने वाला 99 के सबसे क्लोजेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है भाई? 98 है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ दैट 10x प्लस वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है भाई? वो है 98। तो अगर मैं 10x प्लस वाई की जगह पर 98 बिठा देता हूँ तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 98, तो 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, 12 13 14। 147 जो है ना वो मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी प्लस एच वो जो है वो कितनी हो सकती है? 147 ही हो सकती है, ठीक है। तो क्या 150 पॉसिबल है? जब मेरी मैक्सिमम वैल्यू ही 147 आ रही है तो 150 तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्या 153 पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है, बिकॉज जब मेरा मैक्सिमम वैल्यू ही 147 है तो हाउ कैन इट बी मोर देन 150? तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई? मेरा करेक्ट आंसर हो गया 129। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में आपको नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास और कोई भी हिंट नहीं है। तो पॉसिबल सम ऑफ जी एंड एच जो है वो हम लोग ऑप्शंस को ही एलिमिनेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट किए हैं। इसके बाद एक और ये फाइनल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ a is an even integer and b is an odd integer, which of the following can be an even number? सिंपल सी चीज़ है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। a को 2 ले लो, b को 1 ले लो। ए बी, दिस इज नथिंग बट a मल्टीप्लाइड बाई b, ठीक है। एंड ठीक है, 2 × 1 कितना होता है भाई? 2 होता है, जो कि एक इवन नंबर है। कैन नॉट बी एन इवन नंबर, नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। a बाई बी, 2/1 अगेन एक इवन नंबर हो रहा है, 2/1 भाई इवन नंबर ही तो हो गया, तो ये भी एक ऑप्शन नहीं हो सकता है। b बाई ए, 1/2, ठीक है, ये जो है वो डेसिमल में चला जाएगा। हम लोगों को पता है दैट अगर हम लोग ऑड डिवाइडेड बाय इवन करें, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, तो जो हमारा आंसर होता है ना वो एक होल नंबर, ये प्रॉपर नंबर नहीं आएगा, वो डेसिमल में चला जाएगा, ठीक है। होल नंबर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ए की पावर बी। सिंपल सी चीज़ है, 2 ए हमने हमारा इवन नंबर है एंड बी क्या है? एक ऑड नंबर है। तो इवन की पावर ऑड हो या इवन हो, इवन की पावर कुछ भी हो, आंसर मेरा इवन ही आता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कैन नॉट बी एन इवन नंबर।
तो सिंपल सी चीज़ है, मेरा आंसर कितना हो गया, सी ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। जो जो हमने प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में देखा वो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिया। चलो, इसके बाद हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स पे बढ़ जाते हैं। दैट एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर में क्या क्या हम लोगों के पास चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा दैट एग्जैक्टली फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स बेसिकली वो नंबर होते हैं जो किसी भी होल नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। मतलब डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, जीरो बचना चाहिए। या फिर मैं और भी इजी टर्म्स में बताऊं तो बेसिकली फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके टेबल में कोई एक पर्टिकुलर नंबर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लेट्स से 12 है, मैं 12 के फैक्टर्स निकालना चाहूँ तो 1, 2, 6 एंड 12, ये चार जो है वो 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो बेसिकली इसका ये मतलब है दैट 12 को आप जब 1 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर जीरो बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तब भी जीरो बचेगा, 6 से करोगे या 12 से करोगे, इन चारों में से किसी भी नंबर से 12 को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, आपका रिमाइंडर बचेगा जीरो। ठीक है, या फिर इसको देखने का एक और तरीके से आप इसको देख सकते हो दैट फैक्टर्स बेसिकली वो नंबर होते हैं जिनकी टेबल में 12 आ रहा होता है। 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 6 एंड 12 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली मीनिंग हो गया फैक्टर्स का। अब देखो फैक्टर से रिलेटेड हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो समझनी पड़ेगी, बिकॉज फैक्टर से रिलेटेड कई बार आपके एग्जामिनेशंस में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर हम लोगों को सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप फैक्टर्स को लिख करके एंड बार बार उसको जो है वो ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसलिए मैं पहले एक बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ एंड हम लोग कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे एंड वी विल बी गुड टू गो। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से मैं 24 जो है उसको लिखता हूँ। देखो आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होता है ना हमारे पास, उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मतलब उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर 24 है, इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने का आपको मेथड पता ही होगा, आप इसको पहले जो वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से डिवाइड करोगे, ये आएगा 12, ये आएगा 6, ये आएगा 3, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया भाई, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1, मैं इसको ये भी जो है वो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका बेसिक मेथड हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। अब इसके बाद लेट्स से हम लोगों को इन जो भी फैक्टर्स निकल करके आए ना उनसे रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस हम लोगों को पता करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को, आप यहाँ पर नोट्स क्रिएट करते रहना बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फैक्टराइजेशन का। सबसे पहला देखो, हम लोगों से ये पूछा जा सकता है दैट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे भाई। तो देखो यहां पर तो मुझे अच्छे तरीके से पता है दैट यहां पर 24 क्योंकि एक छोटा नंबर है तो मैं यहां पर ये सारे के सारे फैक्टर को जो है वो काउंट कर सकता हूं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए। बट अगर मेरे पास जो फैक्टर्स हैं वो किसी बड़े नंबर के हम लोगों को फाइंड आउट करना होता, फॉर एग्जांपल हम लोगों को 1000 2000 इस तरीके के कुछ नंबर्स होते हैं, उसका फैक्टर अगर हम लोग फाइंड आउट करें, उसको काउंट करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला आप याद रखो दैट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है। आप सबसे पहले तो जो भी नंबर है ना उसको आप रिप्रेजेंट करोगे ए की पावर पी प्लस बी की पावर क्यू में, ओके सॉरी नॉट प्लस, मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर क्यू, जहां पे पी और क्यू कुछ भी नंबर हो सकते हैं बट ए एंड बी जो है वो आपके प्राइम नंबर्स होंगे, इनटू सी की पावर आर। इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ता जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि कितने आपके प्राइम फैक्टर्स में जा रहे हैं नंबर्स। तो यहां पर देखो नंबर मेरा क्या था भाई, नंबर मेरा 24 था जो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। 24 को मैंने क्या लिखा हुआ है, ए की पावर बी, यानी कि मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 2 की पावर 3, यानी कि ए क्या है 2 है, पी क्या है 3 है, मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर क्यू यानी कि 3 की पावर 1, तो मेरे पास क्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो अब आप यहां पर मुझे ध्यान से ये देख करके बताओ दैट ये जो 24 है इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या है भाई 3 है, q की वैल्यू 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है p प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय q प्लस 1। ठीक है, p कितना है 3 है, तो 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, q जो है वो 1 था तो 3 प्लस 1 जो है वो 4
ठीक है, 3 + 1 = 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 = 2, 4 2s are 8 हो गए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए, 8 आए। चलो हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं 24 के सारे फैक्टर्स को लिखता हूं तो किस किस के टेबल में 24 आता है, 1 2 3, ठीक है, 4 6 8 12 एंड 24। अब इसको आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 8। एंड हमारे फॉर्मूले से भी कितना आ गया, 8। मीन्स कि ये हमारा जो फॉर्मूला है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, आप इस वाले प्राइम फैक्टराइजेशन वाले फैक्टर को काउंट मत करने लगना। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट जो है वो मेरे को ये डाउट पूछते हैं, 2 2 2 एंड 3, यहाँ पर तो 4 फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है, आपको ये फैक्टर्स नहीं है ना, ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको ब्रेक किया हुआ है। फैक्टर्स आपको ये वाले देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है टोटल सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं सम की बात करूं, ठीक है, तो 4 + 3 7 8 9 एंड 10, यहां पर तो चलो 10 हो गया, ठीक है। एंड 10 + 6 16 24 36 60, आई थिंक यहां पर जो सम है वो 60 आ रहा है। अब देखो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको जो है वो ओपन करना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो नंबर है वो a की पावर p मल्टीप्लाइड बाय b की पावर q के फॉर्मेट में आपने इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी होती है, जो ये पावर है ना इसको 0 से लेकर के p तक ओपन करना पड़ता है। मतलब आप इसको a टू द पावर 0, a टू द पावर 1, इस तरीके से a टू द पावर p तक मेंशन करोगे। सिमिलरली b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर q तक आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या प्राइम फैक्टराइजेशन बना है, हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने क्रिएट किया है वो है 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 1। तो इसको मैं अगेन ब्रेक करूंगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 3 टू द पावर 1 को भी जो है मैं ऐसे इस तरीके से ब्रेक करूंगा, ओके। अब देखो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स के लिए हम लोगों को इन तीनों को जो है वो ऐड करके मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि 2 टू द पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 0, ठीक है, प्लस 3 टू द पावर 1, इस तरीके से। तो 2 की पावर 0 क्या हो गया भाई, 1 2 4 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 0 इज 1 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 8 12 13 14 एंड 15, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1 = 4, 15 इंटू 4 = 60। तो देखो हमारे पास जो सम ऑफ फैक्टर है वो भी हम लोगों ने इंडिविजुअली काउंट किया तो ये 60 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सम ऑफ फैक्टर का फाइंड आउट करने का एक शॉर्टकट है, एक फॉर्मूला कह लो इसको, ठीक है। ये ट्रिक है बेसिकली, जिस तरीके से अगर आपको कभी जरूरत पड़े सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने की तो इस तरीके से जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। एल्स अगर आप चीजों को लिख करके फाइंड आउट करने लगे तो आपका बहुत बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हम लोग चलो थर्ड वाले पॉइंट पर देख लेते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है दैट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, टोटल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स कितने। अब देखो यहां पर अगर मैं आपको प्रोडक्ट करके दिखाऊं, ठीक है, तो हमारे पास कितने कौन कौन से नंबर्स है भाई, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है 1 2 3 4, उसके बाद है 6 8 6 एंड 8, उसके बाद 12 एंड 24, 12 एंड 24। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये समवेयर अराउंड 331,776 आएगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में करके देख सकते हो। तो अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो हमारे पास पूछा जा सकता है हम लोगों से टोटल प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स कर कह लो इसको, टोटल रहने दो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो नंबर गिवन है उसकी पावर टोटल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, टोटल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नंबर कितना गिवन था भाई, हम लोग किस नंबर की बात कर रहे हैं, 24 की। तो 24 टू द पावर टोटल फैक्टर जो है वो हमारे पॉइंट नंबर 1 से आया है जो कि है 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 24 की पावर 4, ठीक है। एंड जब आप 24 को
4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 24 इंटू 24 को जब आप 4 टाइम्स लेके जाओगे तो ये अगेन आप अपने कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर सकते हो। दिस विल कम 331,776 जो कि इक्वल है हमारे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया उसकी। ठीक है, आई होप आपको ये 3 पॉइंट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट 3 पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और चीज जो है वो फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ सकती है जो कि है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो यहां पर आप मेंशन कर लो 4th पॉइंट, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काउंट कर लेता हूं दैट मेरे पास इनिशियली ऑड फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो 1 एक ऑड फैक्टर है, 3 एक ऑड फैक्टर है, ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे तो इवन लग रहे हैं मुझे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं भाई, 2 हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लोगों को जो है वो इस तरीके से ये चीज को करना होता है दैट नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए ना हम लोगों को जो ऑड प्राइम फैक्टराइजेशन में जो ऑड नंबर आ रहा है ना उसकी पावर को 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना होता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे यहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया था भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन आया था 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, जो ये इवन नंबर है ना उसको आपने इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, बिकॉज हम लोगों को ये चीज पता है दैट इवन नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ना किसी भी नंबर से तो वो जो है वो इवन ही ला करके देता है। अगर मैं इवन नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट इवन आता है, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करता हूं तब भी जो है मेरा जो रिजल्ट है वो इवन आता है। तो ये जो इवन नंबर हमारे पास ये 2 आ रहा है ना, इस 2 का यूज में नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए यूज कर सकता हूं, बट ऑड फैक्टर्स में इस 2 को हम लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने इग्नोर कर दिया। अब जो हमारे पास बचे हुए फैक्टर्स है ना, बचे हुए सारे फैक्टर जो है वो ऑब्वियसली ऑड होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 ही इकलौता प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है। ठीक है, तो जो ये हमारा बचा हुआ ऑड फैक्टर है इसमें आप रूल नंबर 1 अप्लाई कर दोगे, मतलब जो इसकी पावर है ना उसको आप ऐड कर दोगे एक एक्स्ट्रा। तो हमारे पास पावर कितनी है भाई, 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हो गए, 2। एंड यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो आंसर कितना आ रहा था, 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, बिकॉज यहाँ पर जो है ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा दैट ये बेसिकली 3 के बाद अगर कोई नंबर होता तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करता। तो चलो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर 120 है, अज्यूम कर लो 120 एक नंबर है। ठीक है, 120 के प्राइम फैक्टर्स जो है वो आप फाइंड आउट कर लेना, दैट इज 1 2 3 इस तरीके से। चलो बहुत सारे प्राइम फैक्टर इसके जो फैक्टर्स बहुत सारे आ जाएंगे, बट यहाँ पर इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करोगे तो ये आएगा 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1। ये आपका बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन इसका बन जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में इसको मैं इग्नोर करूंगा, 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर दूंगा। तो ये कितना आ गया भाई, 2 इंटू 2। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जो है वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 4। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो इसको अगर आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हो ना तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसको जो है वो क्विकली मेंशन कर देता हूँ 120 के फैक्टर्स, सो दैट आपका क्लैरिटी जो है वो क्रिएट होता है, क्लैरिटी बनी रहे। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 एंड 30 40 और किस टेबल में जाएगा ये 60 एंड 120। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। ऑड फैक्टर्स हम लोगों ने जो है वो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 निकाले हैं। तो एक ये रहा, ठीक है, 2 3 एंड इसके अलावा अगर हम लोग आगे जाएं तो 4, ये 4 जो है वो इसके ऑड फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी नंबर के ऑड फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एग्जांपल था जो मैंने 120 को लेकर के किया था, बट अभी हम लोग जो है वो अपने नॉर्मल वाले एग्जांपल पर ही काम करते हैं। 5th आप मेंशन कर लो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स। अब देखो इवन फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आपको अलग से कोई मेथड समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है दैट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से अगर मैं ऑड, ऑल्दो इस 2 का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट जनरली जो है ये इजी पड़ता है, टोटल फैक्टर्स माइनस ऑड फैक्टर्स। ठीक है, तो देखो टोटल फैक्टर्स कितने थे भाई, टोटल फैक्टर्स मेरे पास आ चुके थे 8। ठीक है, तो 8 माइनस 2
इट विल कम 6। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर होंगे वो 6 होने चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इवन फैक्टर्स कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ पर भी जो मेरा फॉर्मूला है बेसिकली वो वर्कआउट कर रहा है। ओके, इसके बाद हम लोगों से ये पूछा जा सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर लो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हो जाएंगे भाई? देखो यहाँ पर भी जो है ना, आपको जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर आए हैं उसको आपने जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। किस तरीके से ब्रेक करना होगा? अगेन मेरे पास क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 1। तो मैं इसको मेंशन करूंगा 2 की पावर 0 1 2 एंड 3, एंड यहाँ पर मेंशन करूंगा 3 टू द पावर 0 3 टू द पावर 1। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपका जो पावर होना चाहिए ना, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 0 या फिर 2 का मल्टीपल। तो अब देखो ये जो हमने 2 की पावर 3 को ब्रेक किया है इसके लाइक 0 1 2 3 में, जहां पर पावर 0 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। ठीक है, एंड 2 का मल्टीपल कितनी बार आ रहा है? ये 2 की पावर 2 आ रहा है। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर कितने इवन सॉरी कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकल रहे हैं भाई? यहाँ पर 2 निकल रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय, अब इस 3 को देखो यहाँ पर केवल और केवल एक ही आ रहा है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दोगे, तो ये आंसर कितना आ गया भाई? 2। मतलब मेरे जो भी फैक्टर्स रहे होंगे उसमें केवल और केवल 2 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे। तो चलो देख लेते हैं। ये हम लोगों को पता है दैट 1 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 1 इज 1, एंड 4 एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। उसके अलावा और कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता ही है, जिसको स्क्वायर रूट करने पर हमारा ना तो डेसिमल आया एंड पूरी बेसिकली होल नंबर आ जाए। ठीक है, तो 1 स्क्वायर इज 1 2 स्क्वायर इज 4, तो ये दो फैक्टर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और पॉइंट जो है वो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स का। तो 7th पॉइंट नोट डाउन कर लो, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। तो परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स में भी बेसिकली जो है वो आपको पावर जो भी आई होती है उसको आपने ब्रेक डाउन करना होता है। जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 है ना, तो इसको आप ब्रेक डाउन करोगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड 3 टू द पावर 0 3 टू द पावर 1। अब यहाँ पर आप बेसिकली किन नंबर्स को फाइंड आउट करोगे? या तो पावर जो है वो 0 हो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने 2 का ब्रेक डाउन किया है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो फिर 2 की पावर 0 एक हम लोगों को मिल रहा है, एंड मल्टीपल ऑफ 3 तो और कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, बिकॉज ओके यहाँ पर एक मिल रहा है हम लोगों को मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, जो पावर है ना वो मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। तो टोटल 2 ऐसे नंबर्स हमारे पास देखने को मिल रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर तो केवल एक ही है। ठीक है, तो अगेन से मेरे पास परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो चलो काउंट कर लेते हैं। एक तो चलो हमारे पास 1 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, एल्स यहाँ पर कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास 1 है ना, वो तो चलो एक परफेक्ट क्यूब बन ही जाता है, 1 इंटू 1 इंटू 1। एक और परफेक्ट क्यूब अगर आप फाइंड आउट करो तो ये 8 है। 2 टू जा 4 एंड 4 टू जार 8। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो और हमारे पास कोई सा भी परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 2 ही परफेक्ट स्क्वायर है इस नंबर में 24 में, एंड 2 ही जो है वो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, चलो आई होप आपको ये फैक्टर्स वाला जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आप होमवर्क यहाँ पर नोट डाउन कर लो अपने लिए, कमेंट्स में इसको जो है जरूर से ट्राई करके बताना मुझे। बट एक और चीज आप ध्यान में रखो दैट हम लोगों के पास जब टोटल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की बात आई ना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो ये 24 की पावर 4 है उसको आपको यहाँ तक ले करके जाना है, बिकॉज ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड कोई सेंस नहीं है ना, आपकी मल्टीप्लीकेशन एबिलिटीज को चेक नहीं किया जाता है एग्जाम में, करेक्ट। तो आप इसको जो है वो इसी नंबर के फॉर्म में छोड़ दोगे। अगर कोई छोटा नंबर आ रहा है तब तो आप उसको कैलकुलेट करोगे, बट लेट्स से 108 टू द पावर 26 आ गया, इस तरीके से कुछ भी x टू द पावर y आता है ना, तो आप उसको उसी फॉर्मेट में सॉल्व मतलब छोड़ दोगे या फिर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, डिपेंडिंग ऑन कि नंबर बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो चलो हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। लेट्स से आप ये जो एक काम करो, आप ये नंबर जो है 1024, ठीक है, इस पर्टिकुलर, या फिर हम लोग एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, बिकॉज ये जो नंबर है इसमें तो सारे के सारे 2 के ही मल्टीपल में आप इसको जो है वो सॉल्व कर जाओगे। तो हम लोग ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं जिसमें जो है वो मल्टीपल लाइक प्राइम नंबर्स आ रहे हो। ठीक है,
ठीक है, लेट्स से 2310 ले लेता हूं मैं। आप एक नंबर ले लो 2310। इसका आप मुझे ये 7 पॉइंट जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, टोटल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, इसके अलावा ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, ये 7 के 7 पॉइंट जो है वो कॉमा से सेपरेट करके आप जरूर से कमेंट सेक्शन में जो है वो एंटर करना। एंड अगर पॉसिबल होना तो आप इस 2310 के सारे फैक्टर्स को भी जो है वो नोट डाउन करना है इसके बगल में, एंड जो भी आपके आंसर्स आ रहे होंगे बाय यूजिंग दीज फॉर्मूला, उसको भी जो है वो आप एक तरीके से क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करना दैट आपका जो फॉर्मूला है वो अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहा है। नहीं, इससे क्या होगा, आपकी क्लैरिटी डेवलप होती जाएगी दैट आप, एंड आपको कॉन्फिडेंस आएगा दैट ये जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, दिस फॉर्मूला एक्चुअली में रिजल्ट जो है वो निकाल करके लेके आते हैं, एक्चुअल में रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट रहते हैं। ठीक है, तो चलो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर में हम लोग इतना करते हैं। अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर में हम लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं, बेसिक सी चीज़ें और समझनी होगी, तब जाके हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर जो है वो पूरी तरीके से A to Z कंप्लीट हो चुका होगा। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा दैट कभी कभी आपके एग्जामिनेशंस में जो फैक्टर्स है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा जा सकता है दैट हमारे पास कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो, मैं 120 एज्यूम कर लेता हूं बिकॉज 120 के काफी सारे फैक्टर्स बनते हैं। तो 120 नंबर जो है इसमें से कितने फैक्टर्स, मैं यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 120 एंड्स विथ 0। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। मतलब 120 के जितने भी फैक्टर्स बनेंगे उसमें कौन कौन से कितने फैक्टर्स होंगे जिसके एंड में 0 आ रहा होगा। तो मैं पहले तो 120 के सारे फैक्टर्स लिखता हूं, फिर इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। तो 120 अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कौन कौन से टेबल में आता है भाई, सबसे पहला ऑब्वियसली हर एक नंबर जो है 1 के टेबल में तो आता ही आता है। तो 1 इसका एक फैक्टर हो गया, 2 इसका एक फैक्टर है, 3 इसका एक फैक्टर है, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 एंड 120। तो ये हमारे पास जो है वो 120 के फैक्टर्स हो गए। अगर मैं 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना चाहूं तो इसको गिनने से अच्छा है मैं यहां पर इसको 4, 2, 2, 4 2 जा 8 2 जा 16 इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। काउंट करके देख लो भाई, 6 तो यही हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आपको फाइंड आउट करना होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो देखो, अब हम लोगों को क्वेश्चन में ये बोला गया है कितने फैक्टर्स हैं जिनके एंड में 0 आ रहा है। तो मैं पहले तो इनको काउंट कर लेता हूँ ट्रेडिशनल मेथड से। सबसे पहला ये 10 है जिसके एंड में 0 है, 20 है, 30 है, 40 है, 60 है एंड 120 है। तो कितने टोटल नंबर्स हो गए, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके एंड में 0 आ रहा है। बट ये ट्रेडिशनल मेथड बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अगर नंबर जो है वो 120 की जगह पर 1200 होता तब आप खुद समझ सकते हो दैट मुझे कितना ज़्यादा फैक्टर जो है वो मेंशन करने पड़ते हैं, एंड इतने सारे फैक्टर्स में चांसेस है दैट आप कोई ना कोई एक फैक्टर मिस भी कर दो। तो इसका तरीका क्या होता है फाइंड आउट करने का, देखो सिंपल सी चीज़ है। प्राइम फैक्टराइजेशन को आप सबसे पहले यहाँ पर लिखो, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब मुझे बोला गया है कितने फैक्टर जो है वो 0 से एंड करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, आप मुझे ये बताओ 0 बनता कब है। 0, ये जो कॉन्सेप्ट है ना 0 बनने वाला, ये आपके जो है वो ट्रेलिंग जीरोज में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन लेना एंड इसको जो है वो मार्क करके नोट डाउन कर लेना। देखो 0 बनने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है भाई, हम लोगों को एक 2 चाहिए होता है एंड एक 5 चाहिए होता है। तो 5 2s आर 10 होते हैं। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा 5 एंड 2 का पेयर बनेगा ना उतने ज़्यादा 0 हम लोगों का आता जाएगा, वो हम लोग ट्रेलिंग जीरोज में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, एक 2 और एक 5 को जो है मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा। तो इस अगर आप प्राइम फैक्टर्स में देखते हो इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, तो मैं यहाँ पर एक 2 एंड एक 5 को बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बच गया भाई, 2 कितने थे, 3 2 थे, तो एक मैंने निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, 3 एज इट इज रहेगा एंड 5 मैंने एक बाहर निकाल लिया है। तो 5 की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन अब मैं यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है ना 2 स्क्वायर इंटू 3, इसको मैं बेसिकली इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर लूंगा। तो ऑब्वियस चीज़ है, 2 की पावर 2 है, पावर प्लस 1 करूंगा तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 है, 1 पावर में 1 और मोर ऐड करूंगा तो 2।
3 2s आर 6, जो कि मेरा सेम यहाँ पर भी जो है मैंने ट्रेडिशनल मेथड से काउंट करके आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको फैक्टर में कुछ ऐसा बोला जाए ना, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर एंडिंग विद जीरो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जीरो किसकी वजह से आ रहा है उसको आप सिंपली बाहर कर लो। ये आपका पहला टाइप बन सकता है। दूसरा, आपको कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है ना भाई, हाउ मेनी फैक्टर्स आर डिविजिबल बाय 6, इस तरीके से भी तो पूछा जा सकता है ना, आर डिविजिबल बाय 6। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डिविजिबल बाय 3 पूछा जा सकता है, डिविजिबल बाय 9 पूछा जा सकता है, कुछ भी डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो देखो सिंपल सी चीज है, हमारा फैक्टर 6 से कब डिवाइड हो जाएगा, जब हमारा फैक्टर 6 का मल्टीपल होगा। करेक्ट। 6 को मैं कैसे बना सकता हूँ भाई, 6 को फाइंड आउट करने के लिए मुझे चाहिए होता है 2 इंटू 3, मतलब मैं इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, दैट इज 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसमें से एक 2 एंड एक 3 को अगर बाहर निकाल लूँ तो मेरा जो है वो 6 बन जाएगा। करेक्ट। तो मैं एक 2 एंड एक 3 को बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर क्या बच गया भाई, 2 की पावर 3 थी, एक मैंने बाहर निकाल दिया तो 2 स्क्वायर बच गया। एक 3 था, मैंने बाहर निकाल लिया तो 3 यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 की पावर 0 बेसिकली, उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 1 लिखने का कोई यूज़ नहीं है। एंड 5 के साथ मैंने कोई भी छेड़खानी नहीं की, तो 5 को मैं एज इट इज रखूंगा। तो ये क्या बन गया भाई, ये तो चलो 6 बन गया। अब इसकी वजह से जितने भी फैक्टर्स आएंगे ना, वो सारे फैक्टर 6 के मल्टीपल होंगे, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 होंगे। तो यहाँ से कितने फैक्टर्स आ सकते हैं भाई, 2 की पावर 2 है तो 2 + 1 इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 इज 2। तो अगेन मेरे पास 6 ऐसे फैक्टर होंगे जो कि कंप्लीटली 6 से डिवाइड होंगे, 120 के फैक्टर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वो काउंट कर लेता हूँ कितने फैक्टर 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 10s are 60 and 6 20s 120। तो मैं काउंट कर लूँ अगर, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप देखो हमारा जो ट्रिक है वो एग्जैक्टली एक तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ये बेसिकली ट्रिक नहीं कहूँगा, ये कॉन्सेप्ट ही है बेसिकली। अगर आप ध्यान से इसको बैठ करके रियलाइज करने की कोशिश करो दैट एग्जैक्टली किस तरीके से फैक्टर जो है वो हेल्प कर रहे हैं मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करने में, दैट कितने फैक्टर्स नंबर डिविजिबल बाय 6 है, कितने फैक्टर्स जो है वो एंडिंग विद 0 है, तो आप बहुत ही ईजिली इसको जो है वो समझ भी सकते हो। ओके, आई होप आपको जो है वो ये सब चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका क्वेश्चन कुछ भी आए, डिविजिबल बाय 4 आ जाए या फिर डिविजिबल बाय 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जहां पर मैंने आपको क्या बताया था, फाइंड द नंबर ऑफ इवन नंबर फैक्टर। तो वैसे केस में हम लोग कैसे कर सकते थे भाई, 2 को बाहर निकाल सकते थे ना, बिकॉज 2 के जितने भी मल्टीपल फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो इवन नंबर फैक्टर होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर फिर से कर देता हूँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, फाइंड द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, कोई भी नंबर इवन कब बनेगा, जब वो 2 का मल्टीपल होगा। तो मैं एक 2 को बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा भाई, 2 स्क्वायर, दिस इज नॉट 2 दिस इज 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इसकी वजह से जितने फैक्टर्स बन रहे हैं वो 2 के मल्टीपल होंगे, मतलब वो इवन फैक्टर्स होंगे। तो इसकी वजह से कितने फैक्टर्स बनेंगे भाई, पावर 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, पावर 1 है तो 2, पावर 1 है तो 2, यानी कि 3 2s आर 6, 2s आर 12। तो सिंपल सी चीज़ है, 12 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि हमारे इवन फैक्टर्स होंगे। तो चलो एक बार बेसिक सा काउंट कर देता हूँ, मैंने आपको ऑड के टर्म्स में बताया था इसलिए मैं इवन भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो इवन फैक्टर्स एक तो ये हो गया, मैं इसको कट नहीं करना चाहता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक तो 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, एक 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको ट्रिक क्या लगानी है, इवन फैक्टर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल हो जाएंगे। ऑब्वियसली 2 के मल्टीपल होंगे मतलब वो 2 से डिवाइड होंगे। डिविजिबल बाय 6 कौन कौन से फैक्टर 6 से डिवाइड होंगे, जो 6 के मल्टीपल होंगे, है कि नहीं। जैसे 6 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं भाई, 6 12 18 24 30। तो ये जो 6 के मल्टीपल है वही तो कंप्लीटली 6 से डिवाइड होंगे ना, है कि नहीं। आप आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हो। एंड सिमिलरली जीरो एंडिंग विद जीरो के लिए हम लोगों को 5 2s are 10 हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये कुछ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग जस्ट इन केस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बार तो कैट के एग्जाम मतलब आपके एमबीए एग्जाम्स में ये चीज़ नहीं पूछी गई है, बट जस्ट इन केस देखो, अगर हमारा कोई नंबर है जिसको कि मैं a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r के टर्म्स में ब्रेक कर रहा हूँ, बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है।
तो अगर मैं इस फॉर्मेट में चीज़ों को ब्रेक कर पा रहा हूँ, जो अभी अभी मैंने 120 के साथ किया था, हम लोग एग्जैक्टली 120 का ही एग्जाम्पल लेकर के जो है वो इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोगों को ये 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला ये आपसे पूछा जा सकता है दैट फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच फाइंड द नंबर ऑफ वेज, या फिर फाइंड द नंबर ऑफ ओके इन विच number n can be represented as the product of two factors। ठीक है, कितने तरीकों से हम लोगों का जो ये नंबर n है ना, वो दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको शो कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। क्यों होता है ये चीज़ हम लोग अभी भी देख लेते हैं। इसको आप फाइंड आउट करने के लिए करोगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, डोंट वरी ये होता क्या है मैं भी अभी आपको बता दूंगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। 120 का केस लेकर के समझते हैं। अब मुझे बेसिकली पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पर इस वाले पॉइंट में लिखा है, इसमें मुझसे ये पूछा जा रहा है दैट हमारे पास जो ये नंबर 120 है ना, इसको मैं दो दो के पेयर में मल्टीप्लीकेशन में कितने तरह से शो कर सकता हूँ। तो देखो 120 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 120 लिख सकता हूँ, करेक्ट। 2 इंटू 60 लिख सकता हूँ, या फिर 3 इंटू 40 लिख सकता हूँ, या फिर 4 इंटू 30 लिख सकता हूँ, या फिर 5 इंटू 24 लिख सकता हूँ, करेक्ट। या फिर मैं इसको 6 इंटू 20 लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको 8 इंटू 15 लिख सकता हूँ, 10 इंटू 12 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वेज आ गए। 8 तरीकों से मैं इसको जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे भाई, 16 थे, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया भाई, 8 आ गया, करेक्ट। फॉर्मूला मैच कर रहा है। अब इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों बन रहा है, बेसिकली सिंपल सी चीज़ है। आप जब भी फैक्टराइजेशन करते हो तो आप जब 1 लिखते हो तो 1 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा भाई, 120 से। सिमिलरली 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 60 से। 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 40 से। 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 30 से। 5 किससे होगा भाई, 5 होगा 24 से। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की है, मतलब जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होकर के 120 दे रहा है, ठीक है। यही इसी वे में तो आप देखते हो ना भाई, अगर आप 3 को एज अ फैक्टर लिखते हो तो आप देख सकते हो दैट 3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होकर 120 दे रहा है। तो 3 जो है वो 40 से मल्टीप्लाई होकर 120 देता है, तो 40 भी तो एक फैक्टर हुआ। तो मैंने बेसिकली जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखे हैं उसको दो दो के पेयर में डिवाइड कर रहा हूँ, करेक्ट। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है वो मैंने मेंशन किया है। यही चीज़ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता था दैट कितने तरीकों से हम लोग इसको दो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है दैट ये फैक्टर से लाइक फैक्टर से कनेक्टेड नहीं है, ये सेपरेट क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर मैं इसको 2 नंबर नहीं देता हूँ, इसको मैं एक सेपरेट क्राइटेरिया में रखना चाहूँगा, ठीक है, बिकॉज इसका फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, फाइंड द नंबर ऑफ को प्राइम लेस देन गिवन एनी गिवन नंबर, ठीक है। अब आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, मैं इसमें फैक्टर का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना जब कितने फैक्टर्स आपस में को प्राइम है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये। अगर मुझे कोई भी बेसिक सा नंबर दे दिया गया है, लेट्स से 12 दे दिया गया है, तो मुझे पूछा जा सकता है दैट 12 जो है वो कितने नंबर के साथ 12 से नीचे के जितने नंबर्स हैं ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11, इन सब में से कितने नंबर्स के साथ 12 जो है वो को प्राइम बन के आता है। तो इस चीज़ को करने के लिए बेसिकली आपको अगेन से 12 को जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको बड़े एग्जांपल के साथ भी जो है वो फॉर्म कर सकते हो। तो ये क्या बन गया भाई, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3, करेक्ट। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आपका नंबर a टू द पावर p b टू द पावर q c टू द पावर r के फॉर्मेट में है, ठीक है। मैं इसको 12 नहीं लेते हैं, या फिर चलो बेसिक सा नंबर एक 12 ले लेते हैं, सो दैट मैं आपको एग्जांपल भी दे पाऊँ। अब इसको नंबर ऑफ को प्राइम लेस देन द गिवन नंबर के लिए आपका फॉर्मूला होता है a टू द पावर p माइनस a टू द पावर p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर q
माइनस बी टू द पावर क्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय सी टू द पावर आर माइनस सी टू द पावर आर माइनस वन। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप कैसे अप्लाई करोगे भाई, पहला मेरा है क्या, पहला है मेरा टू टू द पावर टू स्क्वायर है। ठीक है, तो पी मेरा कितना हो गया भाई, ए कितना है 2, तो इसको मैं कर दूंगा 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय बी कितना है 3 है, तो 3 पावर कितनी है 1 है माइनस 3 की पावर 0, बस इतना ही जाएगा। तो टू टूज आर, तो आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 स्क्वायर क्या होता है भाई 4 होता है एंड 2 टू द पावर 1 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 होता है 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 4 ऐसे नंबर होंगे जो 12 से तो कम है बट 12 के साथ को प्राइम बन रहे हैं। तो अब उन नंबर्स का अगर मैं आपसे बात करूं, जिक्र करूं, तो 12 के नीचे कितने नंबर्स है भाई 1, मैं फिर से लिख देता हूं सो दैट आपको क्लैरिटी बने रहे, 4 5 6 7 8 9। आपको एग्जामिनेशन में इसको क्रॉस चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस मैं आपको जो है वो क्लैरिटी के लिए, क्लैरिटी डेवलप हो इसके लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो फिर 12 किसके किसके साथ कोप्राइम बनाता है भाई, सबसे पहले तो 1 के साथ तो बना ही रहा है बिकॉज इसमें HCF जो है वो 1 आ रहा है। एक ये बना रहा है कोप्राइम 5 के साथ, एक ये कोप्राइम बन रहा है 7 के साथ एंड एक ये कोप्राइम बन रहा है 11 के साथ। इसके अलावा बाकी कोई सा भी नंबर ले लो, 10 ले लो भाई, HCF इसमें जो है वो 1 कभी नहीं है क्योंकि 2 जो है वो इन दोनों में कॉमन है। 9 पकड़ लोगे तो 3 कॉमन है, 8 में अगेन 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 में ऑब्वियसली 3 कॉमन है, 2 में बेसिकली 2 कॉमन है, तो HCF जो है वो कभी भी 1 नहीं आ रहा है। तो 4 ऐसे केस हैं जहां पर मेरा जो नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं जो 12 से कम हैं बट 12 के साथ कोप्राइम बना रहे हैं, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, हम लोगों को ये भी पूछा जा सकता है फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोप्राइम्स। ये जो हम लोगों ने नंबर, ये बेसिकली सेकंड एंड थर्ड पॉइंट जो है ना वो आप अलग से मेंशन कर लेना बिकॉज इनका फैक्टर, मतलब जो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया था ना पूरे पूरे फैक्टर्स, उससे लेना देना नहीं है डायरेक्टली, इसका जो लेना देना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से है। सम ऑफ ऑल द को प्राइम नंबर्स, को प्राइम जो हम लोगों ने ये सेकंड स्टेप में फाइंड आउट किया था ना, इन सब का सम अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना हो तो सम होता है, सम इज इक्वल टू नंबर, जो भी हम लोगों को नंबर गिवन है, डिवाइडेड बाय 2 एंड इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ को प्राइम्स लेस देन द नंबर n, मतलब कितने कोप्राइम जो है वो 12 से कम है, कितने नंबर जो है वो 12 से कम होने के बावजूद भी 12 के साथ कोप्राइम बन रहा है, मतलब बेसिकली ये वाला रिजल्ट आपसे आपको वहां पर मेंशन करना है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर x मेंशन कर देता हूं तो दिस इज नथिंग बट n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, नंबर क्या था भाई, नंबर था मेरा 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं। ठीक है, तो 2 2s आर 4 एंड 12 इंटू 2 इज 24। तो अब इसको ऐड करो, 11 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1 आपका कितना आ गया 24, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो समझ में आया होगा। एंड इसके साथ हम लोगों के कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड सारे के सारे मतलब कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर कर लिया। एंड इसके बाद हम लोग जो है वो नंबर सिस्टम में HCF एंड LCM करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर जरूर से खुद से भी कुछ नंबर्स लेकर के ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो टेक केयर।